जय 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 भीम। जो पहले जाति है वो कर्म के आधार पर थी, बाद में जन्म के आधार पर हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस पंकज मित्तल से, अरे 5000 साल की माइथोलॉजी में आप एक अछूत बता दो, आप एक महार बता दो, आप एक चमार बता दो, एक आप वाल्मीकि बता दो जो ब्राह्मण बना हो। बल्कि मैं आपको बता दूंगा कि आपने एकलव्य का अंगूठा काटा। मैं आपको बता दूंगा कि हमारे शंभुक ऋषि की हत्या हुई। और मैं आपको बता दूंगा कि जाति जो है यहां मरने के बाद भी नहीं जाती। और यह जाति की पराकाष्ठा है कि जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो आपने जो भारत की जो आदिवासी समाज से आने वाली जो राष्ट्रपति है उसे नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया हो गई है। और ये जो जाति है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर है। अरे खेलांजी हुआ, बथानी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, हाथरस हुआ, दुलीना हुआ, जज्जर हुआ, जहां आज भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है। और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और यकीन मानिए ये आग गोंदिया से लगनी चाहिए। और जब अगली बार हम 26 नवंबर बनाए, जब हम अगली बार 14 अप्रैल बनाए, जब अगली बार हम परिनिर्वाण दिवस बनाए, तो ये कि गोंदिया जैसे जिले में एससी एसटी की कोर्ट नहीं है, एससी एसटी की कोर्ट नहीं है जिसके अंदर एससी एसटी का जो मामला है वो 2 महीने के अंदर डिस्पोजल हो। कि आप जो है गोंदिया के अंदर अकेले नहीं है, पूरे भारत के लोग आपके साथ खड़े होंगे। और मैं अगर आज इस स्टेज पे हूं तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगली बार हमें राजनीतिक रूप से और कानूनी रूप से इतना मजबूत होना है कि अगर कोई भी समाज हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हम सभी लोग हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहे। कि सूरत बदलनी चाहिए तो अगले 26 नवंबर को अगर ये प्रोग्राम हो तो यहां सभासद भी अपने हो, सीएम भी अपने हो और पीएम भी अपने हो। बाबा साहब डॉक्टर भीम आंबेडकर साहब और सभी महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मुझे दिल्ली तक गोंडिया की आवाज आई थी, परंतु आज गोंडिया में रह के जय भीम की आवाज नहीं आ रही। जय 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 भीम, और सारे बोलो जय भीम। क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि अगर हमारे समाज और हमारी आवाज में अगर दम नहीं तो शायद लड़ाई ना लड़ पाए। लड़ाई लड़ने के लिए हमें जिंदा होना जरूरी है। और आज अगर हम गोंदिया में खड़े हैं धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस और संविधान दिवस बनाने के लिए, तो इसलिए खड़े हैं कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे, कि महकती रुख को गुलाब कर देंगे। हम इस बात सबका हिसाब कर देंगे और रहने दे पैमाने के अंदर ही साकी, वरना एक बूंद से शहर का पानी खराब कर देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि गोंदिया की ये जो आवाज है पूरे भारत के कोने कोने में जाए कि संविधान दिवस क्यों आए हैं हम यहां पर। क्या कोई कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी? नहीं, हम यहां आए हैं क्योंकि हमें बाबा साहब के सपनों को, उनकी विचारधारा को बचाना है और भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलना है। अभी संतोष जी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। कहां है संतोष जी? मुझे नजर नहीं आ रहे। वैसे मेरा एक निवेदन है और सबसे निवेदन है कि जिसको हम नमन करते हैं वो तिरंगा नहीं है, वो चौरंगा है। और चौरंगा इसलिए है क्योंकि बीच में उसमें भगवान बुद्ध का नीला 24 तिल्लियों वाला धम्मचक्र है। तो आज से ये बात ध्यान रखना कि तिरंगा नहीं चौरंगा है। और हमें अपना रंग,
हमें अपनी अस्मिता, हमें अपनी पहचान अपने मंचों से नहीं खोनी है, हमें याद रखनी है। क्योंकि हम जो लोग हैं आज, हो सकता है कि कुछ लोग मुझसे इस बात से आपत्ति करें। देखिए, ना तो हम हीनयानी हैं, जो भगवान बुद्ध को मानने वाले को कई ब्रांचों में बांट दिया, जैसे हीनयानी, महायानी। तो हमें एक बात याद रखनी चाहिए कि ना तो हम हीनयानी हैं, ना हम महायानी हैं, हम सभी भीमयानी हैं। भीमयानी कौन? जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की 22 प्रतिज्ञा माने। भीमयानी कौन? जो भगवान बुद्ध को तो साथ लेके चले, परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के जो विचार है उनको भी साथ लेके चले। अब आज संविधान दिवस, मैं अभी ज्यादा समय ना लेते हुए, देखिए संविधान दिवस को मनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब से जो 10-15 साल पहले जो है संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था, परंतु ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि हमें संविधान दिवस मनाना पड़े? क्योंकि मैं आपको बताऊं कि कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर अधिवेशन किया था, और वो जिद पे थे कि हम जो है जो भारत को गणतंत्र करेंगे 26 जनवरी वाले दिन करेंगे। परंतु बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने पूरा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनाकर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए रख दिया था। और संविधान के अधिकतर प्रावधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को लागू हुए, बल्कि और कुछ जो है कांग्रेस की जिद के कारण वही प्रावधान 26 जनवरी 1930 को लागू हुए, वो 1950 को लागू हुए। सवाल यह है कि जब लॉ डे है, संविधान दिवस है, तो 26 जनवरी को भी तो हम मना सकते हैं। हम क्यों 26 नवंबर की बात करते हैं? हम 26 नवंबर की बात इसलिए करते हैं क्योंकि जब पहले आप 26 जनवरी दिखाते थे तो उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान नहीं दिखाते थे। आप दिखाते थे उन लोगों का योगदान जो कभी संविधान सभा के में बैठे ही नहीं, और आप ये दिखाने की कोशिश करते थे कि संविधान को जो है बाबा साहब ने नहीं बनाया, संविधान को इन लोगों ने बनाया, मिस्टर गांधी ने बनाया है और भगत सिंह ने बनाया है, और ये पूरा प्रोजेक्ट किया जाता था। परंतु आज जब बहुजन समाज के लोग इस विचारधारा को बढ़ा रहे हैं, तो यकीन मानिए पिछले 10-15 साल के अंदर हर जगह अगर कोई कुछ बनाया जा रहा है तो वो संविधान दिवस है। वो सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट हो, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो अगर तुम्हारा अगर कोई त्योहार है तो तुम्हारे हो सकता है हजारों त्योहार हैं, परंतु हमारा अगर कोई त्योहार है तो या तो बुद्ध पूर्णिमा है, या 14 अप्रैल है, या 6 दिसंबर है, या फिर 26 नवंबर। ये हमारे त्योहार हैं। अब 26 नवंबर की बात जो है कि क्या हम सिर्फ त्योहार को सेलिब्रेट करना है या 26 नवंबर की हमें बात करनी है? आप यकीन मानिए कि ये लोग बाबा साहब के योगदान को भुलाना चाहते हैं। ये चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को किसी भी प्रकार से संविधान सभा के अंदर ना आने दिया जाए। और ये लोग जब विंस्टन चर्चिल के पास गए तो इन्होंने विंस्टन चर्चिल से बात पूछी कि हमें संविधान बनाना है भारत का, और भारत का जो संविधान बनाने के लिए हमें सर आइवल जॉनिंग्स का हमें अपॉइंटमेंट दिलवाइए। तो जब उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि यू हैव ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट। उन्होंने जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का जब नाम सुझाया तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के साथ ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग रखे गए। 7 में से 2 कभी ज्वाइन नहीं किया, 2 एक्सपायर हो गए, 2 बाहर चले गए, और उसके बावजूद भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान है वो 2 साल 11 महीने 18 दिन में बना के तैयार कर दिया। और मैं आपको एक बात बताता हूं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट एट ऑल। वो संविधान के एक्सपर्ट नहीं थे, वो इकोनॉमिक एक्सपर्ट थे। लेकिन जब इन्होंने चैलेंज किया कि आप बना सकते हो, तो बाबा साहब ने कहा लाओ दो, और 2 साल के अंदर बाबा साहब ने जो 5000 साल की गुलामी थी वो 2 साल 11 महीने 18 दिनों में दूर कर दी, और जिसकी बदौलत आज आप और हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं। कि यकीन मानिए कि कल तक घर में पानी न था, कि कल तक घर में पानी न था,
आज नलों में घर में पानी है। कल तक रहने को झोपड़ी न थी, आज महलों में जिंदगानी है, और नहीं है करिश्मा ये किसी देवी देवता का। ये सब बाबा साहब की निशानी है, ये सब बाबा साहब की निशानी है। अब देखिए, अभी हम 26 नवंबर को क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि हमें लड़ना है, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। हमें लड़ना है कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाए रखे। क्या हमें यहां से जाकर सो जाना है? क्या हमें सिर्फ 26 नवंबर के अंदर यह सोचना है कि नहीं नहीं, हमने एक स्पीच सुनी और हम चले गए? मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने समस्याएं हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या आज हमारा जल जंगल जमीन और रिजर्वेशन बचाने की है। अभी रिसेंट में एक जजमेंट आया, जजमेंट के अंदर उन्होंने सब क्लासिफिकेशन किया और पूरे जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है उस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में 2 भागों में बांट दिया। और उन्होंने ये बात कही कि जो रिजर्वेशन का जो फायदा है वो कुछ जो शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटियां उठा रही हैं, और इन लोगों को जो है रिजर्वेशन के से बाहर किया जाए, और उन्होंने सब क्लासिफिकेशन कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूं आप सभी लोगों को कि रिजर्वेशन कोई भीख नहीं है। रिजर्वेशन हमारा अधिकार है, हमारा पूरा पॉइंट, हमारा ड्यूल वोटिंग राइट, हमारा कम्युनल अवार्ड तुमने लिया, उसके बाद हमें रिजर्वेशन मिला। और संविधान बाद में आया, रिजर्वेशन पहले आया। और संविधान को बचाने के लिए यकीन मानिए कि यहां गोंदिया से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक हम हर गली हर सड़क पे खड़े हुए मिलेंगे। क्योंकि संविधान सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें बचाना है। आप ये देखिए, संविधान के में अभी सुप्रीम कोर्ट में एक डिबेट हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक जजमेंट आया। जजमेंट के में यह कहा गया कि कुछ जातियां जैसे कि महाराष्ट्र के अंदर महार, उत्तर प्रदेश के अंदर चमार, और पूरे भारत के ये कुछ जो जातियां हैं वो रिजर्वेशन का सारा फायदा उठा रही है, और इन्हें जो है इन्हें दूसरी कैटेगरी में रखा जाए। तो माननीय जो जज साहब थे, एक बहुजन समाज के भी जज साहब थे, जस्टिस BR गवई साहब, वो सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछते हैं कि रिजर्वेशन कब तक? तो उन्हें आज मैं इस मंच से जवाब दे रहा हूं कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम से बनने वाला जज वहां बैठेगा तब तक रिजर्वेशन होगा। जब तक बहुजन समाज जो है ये अंबानी जैसी शादी नहीं करेगा तब तक रिजर्वेशन होगा। और जब तक आप लोग जाति की बात करोगे तब तक रिजर्वेशन होगा। और जब तक संविधान रहेगा तब तक रिजर्वेशन होगा। रिजर्वेशन को तुम्हारे एक जज तो क्या, सैकड़ों जज भी आ जाए तो खत्म नहीं कर सकते। वी आर नॉट आस्किंग योर इंडिविजुअल ओपिनियन। इमोशंस के आधार पर संविधान का निर्माण, संविधान के अंदर व्याख्या नहीं होगी। आप ये कहते हैं कि हम लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं और दूसरे का हक खा रहे हैं। अरे आप ये बताएं ना, जब आप क्लासिफाई उसको करते हैं रिजर्वेशन को, तो आप मुझे एक बात बता दीजिए कि सबसे पहले जो है नॉन रिजर्व कैटेगरी है उसको क्लासिफाई करिए कि इतना परसेंट ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उसके बाद आप करिए कि शेड्यूल कास्ट के अंदर कि महार, चमार, दुसाध, वाल्मीकि, इन सब का करिए। दूसरी बात कि जो 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, जिनके मुखिया है माननीय चंद्रचूड़ साहब। अब चंद्रचूड़ साहब का नाम लेते ही साथ जो है बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, वो तो भगवान है, वो तो भगवान है, और उनके खिलाफ कुछ नहीं सुना जाएगा क्योंकि उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जो स्टैचू है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा दी। तो यकीन मानिए कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत, कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुखाफलत। तू वक्त का तख्ता नशीया, कोई खुदा नहीं। मुझे बाबा साहब की तस्वीर नहीं चाहिए, मुझे बाबा साहब का वो प्रावधान चाहिए जिसमें हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने। हम कहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इस कॉलेजियम सिस्टम को हम हटाएंगे। और जब तक
पूरे समाज से, जब तक ओबीसी की 6,743 जातियों में से, आदिवासियों की 5,000 जातियों में से, अनुसूचित जाति की 2,000 जातियों में से लोग जज नहीं बनेंगे, तब तक हम रिजर्वेशन लेंगे, क्योंकि रिजर्वेशन हमारे बाबा ने हमें दिया है। और तुम हमें चैलेंज करते हो, यकीन मानिए ये चैलेंज हम स्वीकार करते हैं। जो बात बात पे धर्म की बात करते हैं, जो बात बात पे धर्म की बात करते हैं, जो बात बात पे लड़ने की बात करते हैं, और जिनकी औकात नहीं है फटा नोट 10 का बदलने की, वो संविधान बदलने की बात करते हैं। यकीन मानिए बाबा साहब के बच्चे हर जिले में हैं, और इस जिले में जब मैं देखता हूं तो संविधान तो बदलना बहुत दूर की बात है, कि वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और अगर ये बहुजन समाज जाग गया, देखिए बहुजन समाज को क्यों जरूरत है, जब जब बहुजन समाज पे अत्याचार होता है उसके सामने मूर्तियां लगाई जाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाएगी, कभी इंदू मिल में लगाई जाएगी, कभी दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा, कभी बाहर कुछ किया जाएगा, और हमें दिखाया जाएगा कि हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ मूर्ति की नहीं है। मूर्ति की लड़ाई, पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की विच कैन ओपन द एवरी डोर। तो हमारी जो लड़ाई है वो पार्लियामेंट में घुसने की है, हमारी जो लड़ाई है विधानसभा में घुसने की है, और आज हमारी जो लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में घुसने की है। जिस सुप्रीम कोर्ट की ईंटें हमारी पूर्वजों ने लगाई, जिस सुप्रीम कोर्ट का संविधान हमारे बाबा साहब ने बनाया, जिस सुप्रीम कोर्ट को हम लोगों ने पाला पोसा, उस सुप्रीम कोर्ट से आप हमें ही अलग करना चाहते हो, नहीं होने देंगे। क्योंकि सिर्फ सवाल रिजर्वेशन का नहीं है, सवाल यह है कि क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब सब क्लासिफाई रिजर्वेशन को किया था, क्या कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट नहीं हुई थी? मैं बस एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि हो सकता है कि 5 सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ज्यादा ताकतवर हो, परंतु इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सुप्रीम इन इंडिया, ओनली पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इन इंडिया। संविधान सुप्रीम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सुप्रीम है। और कल अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई 5 जजेस जो है, पूरे जो 800 पार्लियामेंट्रियन बैठे हुए हैं उनको अनदेखा करके, और 131 जो है अनुसूचित जाति के जो सांसद है उनको अनदेखा करके अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है, तो यकीन मानिए हम उसका विरोध करेंगे, बिकॉज वी आर आस्किंग द जस्टिस, वी आर नॉट आस्किंग जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि जजमेंट बहुत अच्छा दे दे, पर क्या वो जस्टिस एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा। दूसरी बात, जो रिजर्वेशन का मामला है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि रिजर्वेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा चेंज हो सकता है। जैसे कि आप ये देखिए कि एक रिजर्व लिस्ट है जो जानते हैं 341 आर्टिकल हम उसको बोलते हैं, उसके अंदर शेड्यूल कास्ट लिस्ट का प्रावधान है। वो शेड्यूल कास्ट लिस्ट का जो प्रावधान है वो इसलिए बनाया गया है ताकि शेड्यूल लिस्ट जो है उसमें कोई छेड़छाड़ ना कर सके, और जिस शेड्यूल्ड लिस्ट के अंदर पार्लियामेंट उसमें संशोधन नहीं कर सकती, जिसके अंदर प्रेसिडेंट उसमें संशोधन नहीं कर सकता, और अगर आप 5 जजेस कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। और आप जो लोग हैं, आप अगर ये सोचते हो कि हम नहीं बोलेंगे, तो यकीन मानिए कि हम बोलेंगे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट का एक जज है पंकज मित्तल साहब। पंकज मित्तल साहब अपनी जजमेंट में बोलते हैं कि जो जाति है पहले वो कर्म के आधार पर थी, जो पहले जाति है वो कर्म के आधार पर थी, बाद में जन्म के आधार पर हो गई। तो मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस पंकज मित्तल से, अरे 5000 साल की माइथोलॉजी में आप एक अछूत बता दो, आप एक महार बता दो, आप एक चमार बता दो, एक आप वाल्मीकि बता दो जो ब्राह्मण बना हो। बल्कि मैं आपको बता दूंगा कि आपने एकलव्य का अंगूठा काटा, मैं आपको बता दूंगा कि हमारे शंभुक ऋषि की हत्या हुई, और मैं आपको बता दूंगा कि जाति जो है यहां मरने के बाद भी नहीं जाती। और यह जाति की पराकाष्ठा है कि जब नई पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो आपने जो भारत की जो आदिवासी समाज से आने वाली जो राष्ट्रपति है उसे नई पार्लियामेंट में नहीं बुलाया।
मैं कैसे मान लूं कि जब राष्ट्रपति जो कोविड थे उनको आपने मंदिर में नहीं घुसने दिया और आप कहते हैं कि अब जाति व्यवस्था खत्म हो गई है और ये जो जाति है वो सिर्फ और सिर्फ कर्म के आधार पर है। अरे खेलांजी हुआ, बथानी टोला हुआ, फूलपुर बातें हुआ, हाथरस हुआ, दुलीना हुआ, झज्जर हुआ, जहां आज भी हमारे लोगों को मारा जा रहा है और हम देखते हैं कि हम लड़ रहे हैं, परंतु हमें जो न्याय है, इस इलीगल कोलिजियम सिस्टम से हमें न्याय नहीं मिला। अब न्याय मिलेगा कैसे? अभी कल परसों महाराष्ट्र में रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद में बहुत लोग जो है वो दुखी भी हैं और कुछ खुशी भी है। और वो खुशी ये है कि नहीं महाराष्ट्र का रिजल्ट ठीक है क्योंकि ईवीएम में हेरा फेरी। अरे ईवीएम में हेरा फेरी है, पहले बैलेट लूटे जाते थे, आज ईवीएम लूटा जाता है। और यकीन मानिए, अगर हमारे घर में आग लगी हो और दूसरों के घर में आग लगी हो तो सबसे पहले हमें अपने घर की आग बुझानी है। सबसे पहले हमें अपनी सरकार बनानी है और सरकार जो बनेगी वो बहुजन सरकार वो बनेगी जो हर गली, हर चौराहे और हर सड़क पे सिर्फ बाबा साहब और भगवान बुद्ध करे, वरना नहीं चाहिए। अगर कोई उत्तर प्रदेश गया तो आप जाके देखिए कि वो कहते हैं कि उन्होंने, एक शेर है कि वो कहते हैं कि बहन जी ने हाथी बना दिए थोक में। चुनाव आयोग ने भी कहा कि वो कहते हैं बहन जी ने हाथी बना दिया थोक में। तो मैं कहना चाहता हूं, या तो बहन जी ने हाथी बनाए थोक में या हाथी बनाए और सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक के, भगवान बुद्ध के और बाबा साहब के सपनों को अगर साकार करना है तो हमें अपनी सरकार बनानी पड़ेगी, हमें लड़ना पड़ेगा। एक दुष्यंत का शेर है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और आज फिर इस हिमालय से गंगा निकलनी चाहिए और आज ये दीवार पर डो की तरह चलने लगी। शर्त लेकिन ये थी कि बुनियाद हिलनी चाहिए और हर सड़क पे, हर मोड़ पे, हर राह पे हाथ हिलाते हुए हर लाश चलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए और हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए, हो कहीं भी आग तो ये आग लगनी चाहिए। और यकीन मानिए, ये आग गोंदिया से लगनी चाहिए। और जब अगली बार हम 26 नवंबर बनाए, जब हम अगली बार 14 अप्रैल बनाए, जब अगली बार हम परिनिर्वाण दिवस बनाए, तो ये जितनी भीड़ है, ये जितनी भीड़ है वो सिर्फ एक फिल्म का ट्रेलर हो, कि रिश्तों की डोरी कमजोर होती है, कि रिश्तों की डोरी कमजोर होती है और क्रांति की बातें कुछ और होती है। और जब हम पूछते हैं असली क्रांतिकारियों का मतलब, तो हमारी उंगली आप लोगों की ओर होती है। हम बदल देंगे, हम बदल देंगे इनके जो सोच है, इनके जो विचार है। क्योंकि हमें जो लड़ाई लड़नी है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि राजनीतिक लड़ाई लड़नी है, हमें सामाजिक लड़ाई भी लड़नी है, हमें आर्थिक लड़ाई भी लड़नी है, हमें सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ाई लड़नी है। बहुत सारे मुद्दे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं जाता हूं सुप्रीम कोर्ट तो मैं देखता हूं कि आज ही मुझे पता लगा कि गोंदिया जैसे जिले में SC ST की कोर्ट नहीं है। SC ST की कोर्ट नहीं है जिसके अंदर SC ST का जो मामला है वो 2 महीने के अंदर डिस्पोजल हो। SC ST एक्ट के अंदर में जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो कम से कम DYSP रैंक का हो, और जिस जिले के अंदर कोर्ट नहीं है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मान तो रहे हैं परंतु जान नहीं रहे। हमें मानना भी पड़ेगा, हमें जानना भी पड़ेगा और हमें अपनी लड़ाइयों के प्रति जागरूक भी रहना पड़ेगा। और यकीन मानिए कि आप जो है गोंदिया के अंदर अकेले नहीं है, पूरे भारत के लोग आपके साथ खड़े होंगे। और मैं अगर आज इस स्टेज पे हूं तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगली बार हमें राजनीतिक रूप से
और कानूनी रूप से इतना मजबूत होना है कि अगर कोई भी समाज हमारे ऊपर अत्याचार करता है तो हम सभी लोग हाथ से हाथ मिला के, कंधा से कंधा मिला के उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार रहे। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को विचारधारा की वजह से और सामाजिक क्रांति की वजह से कहीं ना कहीं बहुत कुर्बानियां देनी पड़ रही है। परंतु अगर आज आप लोग आए हो तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या यह भीड़ सिर्फ आज यहां से घर चली जाएगी या क्रांति लाएगी? मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस क्रांति का भाग बने और अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश यह है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो अगले 26 नवंबर को अगर यह प्रोग्राम हो तो यहां सभासद भी अपने हो, सीएम भी अपने हो और पीएम भी अपने हो, और हो तो हमारे समाज से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। क्रांतिकारी जय 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 भीम।